सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का विषय है रीजनिंग के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। कल की क्लास में कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को तैयार किया था, उम्मीद है कि आपने किया होगा और उसी क्रम में आगे बढ़े तो आज का जो क्लास का विषय रहेगा वो है तर्कशास्त्र। रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे क्योंकि परीक्षा में इस पार्ट की भी भागीदारी होती है। विषय है रीजनिंग। तर्कशास्त्र। प्राचीन काल में अगर देखें तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी उस समय भी तर्क और ज्योतिष दो ही प्रमुख विषय थे जिसके बारे में वहाँ विद्यार्थी अध्ययन करते थे। अब चूंकि कंपटीशन में ये रीजनिंग आने लगा है तो लोगों ने इसकी ओर ध्यान दिया और फिर इस पर पूरी तरह से पारंगत हुए। अब चूंकि परीक्षा की दृष्टि से किस तरह के प्रश्न बनते हैं उनमें से कुछ चुनिंदा आज लिए और देखते हैं। पहला सवाल लिया है हमने कथन पर आधारित। तो कथन जो है वो दिया हुआ है सभी सेकंड मिनट है। सभी सेकंड मिनट हैं, सभी मिनट घंटे हैं, कॉमा कुछ घंटे दिन हैं। ये कथन दिया हुआ है। अब इस कथन पर जो कथन है इसके आधार पर दो निष्कर्ष हैं। निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है? कुछ दिन निश्चय ही मिनट नहीं है। ये भाई है पहला कथन का निष्कर्ष नंबर 1। अब दूसरा निष्कर्ष है निष्कर्ष नंबर 2। ये क्या है? सभी सेकंड घंटे हैं। सभी सेकंड घंटे हैं। कथन दे दिया, दो निष्कर्ष दे दिए और ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन दिए हैं इसमें कितने? 5। पहला ऑप्शन कहता है या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2। एक ऑप्शन तो हो गया ये। दूसरा ऑप्शन है सिर्फ निष्कर्ष 1 सत्य है। यहां भी लिख दो सत्य है। तीसरा ऑप्शन है दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। और चौथा ऑप्शन है सिर्फ निष्कर्ष 2
सत्य है। अब एक और ऑप्शन है, इसमें 5 ऑप्शन है। ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2। अब ये 5 ऑप्शन कथन पर आधारित, ये सही है, इसमें से कोई एक सही होगा। अब हमको इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले कथन को ठीक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, फिर कथन के आधार पर जो निष्कर्ष दिए हैं उनको देखेंगे। अब देखो, सभी सेकंड मिनट है और सभी मिनट घंटे हैं, कुछ घंटे दिन है, यह कथन हो गया। कुछ दिन निश्चय ही मिनट नहीं है और सभी सेकंड घंटे हैं, ये पहला निष्कर्ष, ये दूसरा। अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए वेन डायग्राम की मदद लेते हैं, उसकी सहायता से हल करेंगे। ये हो गए सेकंड, सभी सेकंड मिनट है, तो ये जो सब सेकंड हो गए ये बन गए भैया मिनट, और सारे मिनट यानी सभी मिनट घंटे हैं। ये हो गए घंटे। सभी सेकंड मिनट हैं और सभी मिनट घंटे हैं। अगला, कुछ घंटे दिन है, घंटे ही तो है, कुछ ही तो है घंटे, सारे तो है नहीं, कुछ घंटे क्या है, दिन, क्या लिख लो दिन। ठीक तरह से समझो, पहले कह रहा है सभी सेकंड मिनट है, तो ये सेकंड पहला जो सर्किल है उसको मान लिया भाई सेकंड, फिर सारे सेकंड यानी सभी सेकंड क्या है, मिनट, तो दूसरा वाला जो सर्किल है वो बनाया, और फिर सारे मिनट यानी सभी मिनट घंटे हैं, तीसरा सर्कल। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसने दिमाग लगा दिया है, कुछ घंटे दिन है, तो कुछ घंटे, ये थोड़ा सा सर्कल आपको जो लास्ट वाला है वो काटते हुए दिन बना देना। अब इसको देख कर ही फैसला होगा कि निष्कर्ष 1 ठीक है या निष्कर्ष दूसरा ठीक है। कैसे करें फैसला? कुछ दिन निश्चय ही मिनट नहीं है, तो ये बात कहाँ सही हो रही है? कुछ दिन निश्चय ही मिनट नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? दिन घंटे से जुड़े हैं, घंटे मिनट से जुड़े हैं, मिनट सेकंड से जुड़े हैं, और ये कह रहा है नहीं है, तो ये बात तो हो गई भाई गलत। ठीक, सभी सेकंड घंटे हैं, सभी सेकंड घंटे हैं, ये बात हो रही है सही। तो अब यहां जब समझ रहे हैं सिर्फ निष्कर्ष 2 सत्य है, तो आंसर आपका क्या हो गया? ये डी वाला, सिर्फ निष्कर्ष 2 सत्य है। कथन से संबंधित प्रश्न अब परीक्षा में अक्सर पूछे ही जा रहे हैं, चाहे सीटेट का हो, यूपी टेट का हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, तो कोई ना कोई कथन वाला प्रश्न रीजनिंग से जुड़ा हुआ जरूर पूछ लिया जाता है। तो भाई इसको तैयार करो। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न, जो कथन पर आधारित तो नहीं है लेकिन है भाई रीजनिंग का ही। आप इस आधार पर कथन से जुड़े हुए जितना भी प्रश्न हो सकते हैं कोशिश करिए उनको हल करने का अभ्यास करिए। दूसरा प्रश्न लिया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। अब वो क्या है?
534, फिर अनुपात में 645, समानुपात 381 अनुपात, और ये क्वेश्चन मार्क। ये पूछा है यहाँ पर क्या आना है ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है 446, दूसरा ऑप्शन दिया है 486, और तीसरा ऑप्शन है 492, और चौथा ऑप्शन है 412। अब ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको पता करना है कि भाई यहाँ क्या आने वाला है। अब पता तो तब हो जब हमको इसका पैटर्न पता हो। जब ये संख्या है तो ये किस आधार पर लिखी गई है, तभी तो हम फैसला करेंगे कि इस संख्या के बाद जो दूसरी संख्या आएगी वो क्या होगी। तो पहले तो हम इसी से मिलें कि ये 534 के बाद 645 बन गया, कैसे बन गया, ये दिमाग में डालना है। और जब ये पता चल गया तो उसी आधार पर इसको बना लेंगे। तो सीखना तो पड़ेगा। अब इसके कई तरीके हैं। तरीके क्या, या तो जोड़ के देख लो, या घटा के देख लो, स्क्वायर करके देख लो, है ना, अलग अलग संख्याओं का देख लो, ये तरीके होते हैं। अब कौन सा, अब अभ्यास कर रहे हैं तो पता चल जाएगा। सबसे पहले सरल तरीका देखते हैं। क्या देखते हैं सरल तरीका, इन दोनों में संख्या बड़ी कौन सी है, 645 में से भैया 534 घटा लो, एक बचेगा 111। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 111 है। ऐसा ही यहाँ करके देखें, 381 में 111 अगर जोड़ दें तो भाई 492 आ गया। अब ये संख्या होनी चाहिए यहाँ पर, अगर ऑप्शन में ये है तो ठीक, नहीं तो फिर कोई और दूसरा तरीका अपनाते। तो लेकिन ये आंसर आ गया जोड़ने से, यानी अंतर देखने से ही पता चल गया कि यह संख्या क्या आने वाली है। ठीक है भाई, ऐसे सवालों का भी अभ्यास करिए। अब आता है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल किस तरीके का है उसको भी देखिए। दी गई संख्या श्रृंखला, दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक सवाल इस तरीके से, अब श्रृंखला कौन सी है, 40960, एक संख्या तो ये है 40,960, दूसरी संख्या है 10,240, तीसरी संख्या है 2,560, चौथी है 640, और उसके बाद 200, उसके बाद 40, उसके बाद 10। अब ये पूरी श्रृंखला है। अब ये कह रहा है कि इस श्रृंखला में एक कोई गलत है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, कोई सी भी एक गलत है, और वो गलत है उसको ढूंढ के बताना है। ऑप्शन भी दिए हैं ना भाई, पहला ऑप्शन कौन सा है 2560, दूसरा ऑप्शन दिया है 200, तीसरा ऑप्शन दिया है 640, और चौथा ऑप्शन दिया है 40, यानी 40। इन्हीं में से एक आंसर होगा। अब सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले इसका पैटर्न देखते हैं, किस पैटर्न पर यह संख्या लिखी गई है। अब ये मान लो इधर से देखते हैं तो बहुत बड़ी संख्या है, वो इधर से ही चलते हैं ना भाई, राइट हैंड की तरफ चलते हैं। 10 के बाद सीधे 40, 4 गुना हो गया। अब यहां देखें तो 4 पंजे 20, 5 गुना हो रहा है, और यहां देखें तो 2 चौक 8, ना तो ये 4 गुना हो रहा, और 2 पंजे 10, और ना ही ये
5 गुना हो रहा। तो अब एक आधार मान के चले कि भाई इधर से ही चलते हैं, तो हो सकता है कि ये गलत हो सकता है कि ये गलत हो। हर एक संख्या में अब जैसे ही हमने 40,960 में 4 का भाग लगाया तो कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 0। देख लो ये संख्या आ गई निकल के। इसका मतलब ये पैटर्न सही है, 10 चौक 40। आगे भी देखा पीछे से भी देखा, दोनों तरफ से देखा तो भाई 4 ही गुना हो रहा है, क्योंकि 10,240 का अगर 4 गुना करते हैं ना तो 40,960 आ रहा है। और चेक कर लेते हैं, 2560/4, 4 छिंग 24, 4 चक 16 और 0। लो ये भी आ गई संख्या निकल के। अब इसमें भी 4 का भाग लगा के देख लो, 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24। अगली होनी चाहिए 160 और है क्या यहाँ पर 200। मतलब ये पकड़ में आ गई बात कि भैया यही गलत है। ये श्रृंखला में गलत कौन सा है संख्या, वो 200। तो इस बी वाले जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर टिक मार दीजिए, भाई यही गलत है, क्योंकि हमने इधर से चेक करते हुए आ रहे हैं जब ये इसका 4 गुना है, इसका 4 गुना ये है, इसका 4 गुना ये है, तो इसको भी तो होना चाहिए था ना, लेकिन ये नहीं है, तो यही गलत है। इसी 200 संख्या इसको हटाइए, यही आंसर हो गया। ठीक है ना भाई। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 3 सवाल हमारी समझ में आए कि ये कैसे हल किए गए। देखो सच्चाई ये है, बिना अभ्यास करे तो आएंगे नहीं ये। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस घर पे बैठ के करोगे, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप जिसको भी समय देंगे वो तुम्हारा हो लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ समय देने की बात हो रही है। समय देने से मतलब आप इसके साथ जुड़िए, दिमाग मारिए रीजनिंग में, और रीजनिंग खुद ब खुद आपकी समझ में आ जाएगा। चौथा सवाल, सी के पास ई से ज्यादा पैसे हैं। अब तक यही बताया है, सी के पास ई से ज्यादा पैसे हैं और ई के पास बी से ज्यादा पैसे हैं। सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है। इन चारों में से किसके पास सबसे कम पैसे हैं। ये तो रहा प्रश्न, और 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सी, दूसरा ऑप्शन ए, तीसरा ऑप्शन बी और चौथा जो ऑप्शन है वो कह रहा है ई। अब सवाल को पढ़ो और समझो, कठिन नहीं है सवाल, कठिन नहीं है, लेकिन सवाल ये तो मांग ही रहा है कि आपके अंदर तार्किक बुद्धि, तार्किक क्षमता कितनी है, ये पूछ ही रहा है। अब यहाँ हिसाब लगाओ, सी के पास ई से ज़्यादा है, सी के पास ई से ज़्यादा है। लो है तो समझ में आ रहा है, ये जो निशान होता है ज़्यादा, जिधर मुंह खुला होता है उधर ज़्यादा लिखते हैं। तो सी के पास ई से ज़्यादा हो गए, ई के पास बी से ज़्यादा है। लो ये बी बन गया।
सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है, यही बात समझने की है। सी ए के बाद दूसरा, यानी ये सी दूसरे नंबर का है। अब चार तो कुल है ही यहाँ पर, एक तो ए है, सी है, ई है और बी है, ए बी सी और ई। अब चार में तीन आपके सामने है बिल्कुल विधि विधान से, ठीक है। अब एक बचा ए, तो वो सबसे ज्यादा धनी हो गया नहीं हो गया, तो कह रहा है ना ए के बाद दूसरा सबसे धनी, तो ये सबसे ज्यादा धनी है। अब सबसे कम किसके पास है, इसी बी के पास। आंसर जो ऑप्शन हो गया वो आपका सी, क्योंकि सी ऑप्शन पर ही तो है, तीसरे ऑप्शन पर भी लिखा हुआ। तो ये आपको समझ में आया। ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में आ सकता है, आ सकता नहीं, आ ही जाता है। तो भाई निकालना इसको भी सीखिए। अब चले पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा जो प्रश्न है वो है, यदि 29 गुणा 13 बराबर 14, 76 गुणा 26 बराबर 34, तो 64 गुणा 14 बराबर क्या आना है। ऑप्शन दिए हैं 29, दूसरे में 32, तीसरे में 26 और चौथे में 54। अब देख लीजिए भाई, ये किस पैटर्न से हल होना है। तो सबसे पहले तो हमको यही समझ में आना चाहिए ना कि 29 का मल्टीप्लाई 13 में करने के बाद 14 आ रहा है, तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है, और वाकई ऐसा कहाँ हो रहा है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इतना थोड़ी आएगा। तो कोई ना कोई इसमें रीजनिंग का ट्रिक जरूर लगी हुई है। अब वो क्या लगी हुई है इसको भी देखते हैं। देखो भाई 29 जो है और 13 दोनों को जोड़ो, कितना हुआ, 9 3 12 का 2 हाथ से लगा 1 यानी 42, और 42 में 3 से डिवाइड करते हैं तो 14 आता है। एक बात समझ में आ गई कि अगर इन दोनों को जोड़ें और 3 से डिवाइड करें तो 14 आता है, लेकिन ये बात इस पर भी लागू होनी चाहिए। अब देखो इसको भी चेक करके, 76 और 26 दोनों को जोड़ो, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से ले 1, 9 और 1 10। अब इसमें 3 का भाग लगाओ, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 34 आ गया। अब ये बात पक्की हो गई कि भाई इसी पैटर्न से जब दो संख्याएं आ रही हैं तो तीसरी भी आनी चाहिए, आएगी। 64 में 14 को ऐड कर दीजिए, 8 ही हो गया, 7 ही हो गया, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18। क्या ऑप्शन आया, 26। तो आंसर हमारा यही हुआ 26। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे प्रश्न का भी आप अभ्यास करें, क्योंकि पता नहीं कौन सा प्रश्न आ जाए परीक्षा में। अपने हाथ में सिर्फ अभ्यास करना, मेहनत करना, और फिर मेहनत के बाद फल तो आता ही है, और पक्ष में ही आता है, विपक्ष में नहीं आएगा। अगर मेहनत की है तो पक्ष में ही आएगा। अब लेते हैं भाई अगला 6वां सवाल। अप्रैल माह का पहला दिन बुधवार है, बुधवार है। उसी वर्ष में मई की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। पहली तारीख को सप्ताह का
कौन सा दिन होगा। सवाल समझ रहे हैं ना। कैलेंडर से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आ गया है। अप्रैल माह का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ऑप्शन भी दिए हैं। पहला ऑप्शन है रविवार, दूसरा सोमवार, और तीसरा दिया है शुक्रवार, और चौथा दिया है रविवार। अब टोटल दिन काउंट कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। अप्रैल माह का पहला दिन, इसका मतलब तो यह है कि 1 तारीख, उस दिन से लेकर और 1 मई तक कुल दिन कितने हो गए, 30 है ना। अप्रैल महीना तो वैसा भी 30 का होता है ना, 30 ही दिन होते हैं। मार्च में 31। अब 30 में भाई 7 का भाग लगा दो, 7 चौक 28, बचे 2। अब बुधवार से आगे बढ़ जाओ 2 दिन। बुधवार के आगे आएगा बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद आएगा शुक्र। आंसर हो गया शुक्र। ये हो गया शुक्रवार। क्लियर। अब इस तरह का प्रश्न अगर पूछा जाता है तो ऐसा करिए, इस विधि को अपनाइए। हालांकि आपको ये लग सकता है कि ये तो बहुत सरल सवाल पूछे जा रहे हैं, इनका अभ्यास कर रहे हैं। अरे भाई, सरल से ही कठिन की ओर बढ़ेंगे ना। अभ्यास शुरुआत तो कीजिए, कोई सरल भी आ जाता है। अब क्वेश्चन देखेंगे 7वां। 5, 17, 37, 65 और यहाँ पर एक खाली स्थान और 145। अब यहाँ है लुप्त संख्या ज्ञात करो। लुप्त संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन, 101, 97, 99 और 95, 95। अब ये दिए हुए हैं। अब ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। अब ये जो श्रृंखला दी है संख्याओं की, एक संख्या इसमें गलत है, वो सॉरी मिसिंग है, और वो यहाँ पर इन्हीं में से एक आनी है। अब लगाइए सब कैसे आना है। अब हर एक प्रश्न का मैंने जब शुरुआत की थी तभी से बता रहा हूँ कि कोई ना कोई पैटर्न जरूर होता है। जैसे इस सवाल में देखें, 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 5 आता है, 4 और 1 5। 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 17 आता है। इसको देखो, 6 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 37। उसको देखो, 8 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे 65। अब देखिए दोनों में, इधर देखो, इधर देखो, 2 4 6 8 अंतर आ रहा है 2 2 का। अब उसके बाद 10 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो यानी कितना हो गया, 100 और 1 101। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 101। और इसमें भी यही है ना, 12 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, 12 12 144 और 1 45। यही चल रहा है पूरा पैटर्न। तो इस आधार पर ये प्रश्न हल होगा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है वो रक्त संबंध से लिया गया है। बी डी की मां और सी डी का भाई है।
एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, तो ई का सी से क्या संबंध है? ये प्रश्न है। ऑप्शन भी दिए हैं 4। पहला ऑप्शन कहता है ससुर, दूसरा बहनोई, और तीसरा चाचा, और चौथा भाई। इन 4 में से एक ही ऑप्शन है जो सही है। अब निकलेगा कैसे, चलो इसको भी देखते हैं। बी डी की माँ, बी और डी, तो ये बी जो है वो माँ है, किसकी? डी की। अब ये नहीं पता डी बेटा है कि ये बेटी है, ये नहीं पता चला। दोनों हो सकते, कोई भी एक, दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो ये पुत्री हो या पुत्र हो, ठीक। सी डी का भाई है, सी, ये जो सी है ये क्या है? भाई है, किसका? डी का। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये माँ हो गई और ये भाई हो गया डी का। अभी तक ये नहीं पता चला है कि ये डी मेल है या फीमेल है ना? पता ही नहीं चला अभी। अब आगे बढ़ते हैं। एच ई की बेटी है, एच जो है वो ई की क्या है? ये बेटी, एच ई की बेटी है। अभी तक इन तीनों के बीच में इसका कोई संबंध पता नहीं चल रहा है। डी ई की पत्नी है, हाँ अब यहां सुनो, डी ई की पत्नी है, डी पत्नी है, किसकी है? ई की। तो ये पक्का हो गया, ये फीमेल और ये मेल, यानी ये पुरुष है और ये स्त्री है। क्योंकि ई की पत्नी है तो जाहिर सी बात है पुरुष ही होगा। अब पूछा है ई का सी से क्या संबंध है? ये ई का सी से क्या संबंध है? ई का पूछा है तो ई कौन लगता है रिश्ते में? सी का। तो सिंपल सी बात है, ये पत्नी का भाई है, सी जो है पत्नी का भाई है, ई की पत्नी का भाई। तो ये ई को क्या बोलेगा? ससुर तो बोलेगा ना, चाचा भी ना बोलेगा, भाई भी ना, कौन होगा ये? बहनोई। बिल्कुल क्लियर, पत्नी का भाई यहाँ है ना, ई को क्या बोलेगा? बहनोई बोलेगा, क्योंकि ये इसकी बहन है डी। ये क्लियर हो गया। अब ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करने से ही ये कब्जे में आते हैं। कुछ दिन छोड़ दीजिए, अभ्यास भूल जाएंगे। तो आज इतने प्रश्न, यानी हर सेक्शन से एक एक प्रश्न लिया, ठीक है। अब इनको आधार बना के आप अभ्यास करिए, क्योंकि हम जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक इन पर कब्जा नहीं कर सकते। आज की क्लास फिर यहीं छोड़ते हैं और मिलते हैं कल इस उम्मीद के साथ कि आप इनका अभ्यास जरूर करेंगे और इनको पक्का करेंगे। आप यूं ही जुड़े रहिए और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।